हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको स्टार्ट करने पहले चलो हम कुछ जनरल टर्म्स डिस्कस करते हैं। हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को हम हिट करते हैं किसी भी वॉल पे, दीवार पे हिट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे बॉल हिट हुई वो वापस बाउंस बैक होकर आती है। क्यों? हमने तो बॉल को हिट किया किसकी तरफ, दीवार की तरफ, वो वापस फिर दीवार से हिट होने के बाद अपनी तरफ क्यों आए? इट मीन्स दीवार ने भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाई जो अपनी तरफ आई है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे जाके कोलाइड करता है, या फिर हम सिंपल बोलें कि अगर जो फोर्स होती है वो कभी भी एक नहीं होगी। जब दो चीज टकराएगी आपस में, दो चीज आपस में जब कोलाइड करती है तो जो फोर्स लग रही है वो दोनों तरफ से लगती है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर मैं किसी को, हम क्या करते हैं, अगर मान लो आप हिट करते हो, आप हिट करो, आप दीवार को हिट करते हो, दीवार को अगर आप हिट करते हो तो आपको खुद को फील होगा, कुछ दर्द आपको भी होगा। क्यों? आपने तो दीवार को हिट किया, इट मीन्स दीवार की तरफ से भी कुछ फोर्स आपके ऊपर आई है। तो आपने तो एक्शन किस पे किया? दीवार पे। उसका रिएक्शन किस पे मिला? अपने हाथ पे। अगर हम किसी को चांटा लगाते हैं तो कुछ अपने हाथ पे भी थोड़ा थोड़ा पता चलता है। क्यों? हमने एक्शन किया सामने वाले के मुंह पे और उसका रिएक्शन कहाँ मिला? अपने हाथ के ऊपर। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। तो इन एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट। जैसे भी मैंने बताया, मैंने बॉल को हिट किया दीवार पे, बॉल ने पहले फोर्स लगाई किस पे? दीवार पे। दीवार ने उतनी ही रिएक्शन उस बॉल पे दी ताकि बॉल वापस बाउंस बैक होके अपने पास आई। फोर्स ऑलवेज बिलोंग्स इन पेयर। अभी हमें पता चले कभी भी फोर्स इकलौती नहीं होती। अब ये पेन पड़ा है, मैं इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इधर से उधर उछल पड़ा, उतनी फोर्स ये पेन भी मेरे हाथ पे लगा रहा है। फोर्स क्या है? पेन भी मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है। ये इतनी फोर्स, हमेशा मैं इसके ऊपर एक्शन कर रहा हूं तो ये रिएक्शन मेरे हाथ पे कर रहा है। तो फोर्स कभी भी वन साइडेड नहीं होती, हमेशा फोर्स किस में बिलोंग करती है? पेयर में, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर में होती है। और इसकी एक खास बात, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। अब मैं एक इस बॉडी की बात करूं, मान लेते हैं ये एक बॉडी है मेरे पास बी। अब इसके ऊपर मैंने एक फोर्स इधर से लगाई, एक फोर्स इधर से लगाई। आप कहोगे इक्वल एंड अपोजिट, तो सर ये भी है, बट ये एक ही बॉडी की बात कर रहा हूं। अब मैं जो बस समझाना चाह रहा हूं, समझो ये कि अपने पास एक बॉल है, इधर से एक बॉल आ रही है, जैसे बॉल इस पे हिट की, बॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इस दीवार ने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई। तो देखो, बॉल ने किस पे फोर्स लगाई? दीवार पे। दीवार ने किस पे फोर्स लगाई? बॉल पे। दोनों अपोजिट लगी है। बॉल का एक्शन किस पे हुआ? दीवार पे। दीवार का रिएक्शन किस पे हुआ? बॉल पे। यानी कि जो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, कभी एक बॉडी पे नहीं। एक बॉडी पे लग गया तो टोटल फोर्स तो जीरो हो गई ना। एक बॉडी पे कभी भी दोनों पेयर्स नहीं होते। इक्वल एंड जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स होते हैं वो दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। तो इसका बॉल का एक्शन किस पे हुआ? वॉल पे। वॉल का रिएक्शन किस पे हुआ? बॉल पे। तो ये था अपने पास न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड आता अपने पास टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? मास इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और वो मोशन में है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है मोमेंटम की। तो अब उसमें उसने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वन फॉर्म टू अनदर। सेम इसका मतलब मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि मोमेंटम क्या है? कंजर्व्ड रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, फिक्स। चलिए देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, कैसे होगा ये एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं अपने पास दो बॉल है, एक बॉल ए है और एक बी है। ए का मास मैंने लिया एम ए, बी का मास लिया एम बी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में बॉल दोनों एक ही साइड में चल रही है, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, इस साइड चल रही है। ये चल रही है यूए स्पीड से, इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड है यूबी। दोनों एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में दोनों चल रही है अपने पास एक अलग अलग स्पीड से। मैं मान लेता हूं जो यूए है ये बड़ी है यूबी से, यूए इज ग्रेटर देन यूबी। यानी कि जो पीछे वाली बॉल है जो पीछे चल रही है, ए बी के पीछे जो ए चल रही है, इस ए की स्पीड ज्यादा है बी से। तो थोड़ी देर बाद ऑब्वियस बात है ये ए क्या है? बी के पास पहुंच जाएगी और बी से क्या करेगी? टकराएगी। तो ये तो मेरे पास है बिफोर कोलिजन, जब वो दोनों अलग अलग चल रही है, टकरा नहीं रही। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों की दोनों आपस में टकराएगी, दोनों क्या होंगे? आपस में टच हो जाएंगे, यानी कि टकराएगी। जब ये टकराएगी तो ए बॉल इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, उतनी फोर्स बी भी तो ए पे लगाएगा।
उतनी फोर्स बी भी किस पे लगाएगा, ए पे लगाएगा। तो मैं मान लेता हूं ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, तो ये है एफ बी ए फोर्स, ये है एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इस बी के ऊपर ए ने कितनी फोर्स लगाई, इतनी, किस डायरेक्शन में, पीछे से आ रहा था इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाई, उतनी फोर्स ये भी तो उसी पे लगाएगा। कितनी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ ए बी, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगी। अब दो बॉल चल रही है, दोनों जब टकराई, इस बॉल ने, ए ने बी के ऊपर क्या किया, एक्शन किया, बी ने उतना ही रिएक्शन किस पे किया, ए पे, इक्वल एंड अपोजिट। देखो इसका इधर और इसका इधर, ये था ड्यूरिंग कोलिजन का। जब टकराई, टकराने के बाद ये वापस चल पड़ी, चलने के बाद उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई। मान लेते हैं ए की स्पीड हो गई वी ए और बी की स्पीड हो गई वी बी, बाकी सब कुछ सेम है। ये था आफ्टर कोलिजन का। चलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं आगे इसमें। अब मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि मैं पूछता हूं इसका मोमेंटम कितना है, खाली ए बॉल का कोलिजन से पहले का मोमेंटम कितना है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम ए इंटू यू ए। इसका मोमेंटम कितना है, एम बी इंटू यू बी। इसका मोमेंटम कितना है बाद में टकराने, एम ए वी ए। इसका मोमेंटम कितना है, एम बी वी बी। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो ए बॉल है, जो अपनी ए वाली बॉल है, उसका जो मोमेंटम चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए के ऊपर बी की वजह से जो फोर्स लगी उसी की वजह से तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो उसकी स्पीड यूए थी, यूए से क्या बनी, वी ए बनी है। देखिए इसकी स्पीड कितनी थी यहाँ पे, यूए, बाद में स्पीड कितनी, वी बी। कब बनी, किस वजह से बनी है, जब ये बी के साथ टकराई है, बी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, उस वजह से तो इसकी स्पीड में क्या आया, चेंज आया है। चेंज आया यानी कि उसकी मोमेंटम में चेंज आया है। मास तो उतना ही है, एमवी का प्रोडक्ट चेंज हुआ है यानी कि उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो ये हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ में पढ़ा था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे भी अप्लाई किया हमने इसके अंदर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो मोमेंटम क्या होता है, एम, याद कीजिए, एम वी ए माइनस एम यू ए डिवाइड बाई टी। रेट बन गया रेट ऑफ चेंज इक्वल टू एफ ए बी। ये इक्वेशन आ गई वन। सेम बी बॉल की तो स्पीड चेंज हुई है। जो बी बॉल है उसकी अपने पास स्पीड पहले कितनी थी, यू बी, बाद में कितनी हुई, वी बी। किस वजह से हुई है, ए ने जब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, कितनी, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ए की वजह से फोर्स लगी, उसकी वजह से उसकी स्पीड यू बी से वी बी हो गई, तो उसका भी मोमेंटम चेंज हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ बी वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी इक्वल टू एफ बी ए, इक्वेशन नंबर 2। अभी न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया कि जो ये फोर्स दोनों लग रही है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। यस, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अपोजिट मीन्स दोनों की डायरेक्शन चेंज। तो मैं एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए लिख दूं, इक्वल कर दिया। अपोजिट का मतलब क्या है, डायरेक्शन एक की चेंज कर दूं, माइनस का साइन कर दिया। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास यहाँ से एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये दोनों वैल्यू पुट की, दोनों में से यहाँ से देखिए टी से टी अपने पास कैंसिल हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव अंदर लेके जाते हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगा इसमें, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। अब हम क्या करते हैं, यू वाली टर्म से एक तरफ करते हैं, वी वाली टर्म से एक तरफ करते हैं। तो देखा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ये अपने पास टर्म्स बन गई। तो ये दोनों क्या है, एम ए यू ए क्या है, उसका मोमेंटम कब, कोलिजन से पहले। इसका मोमेंटम कितना है, एम ए यू ए। इसका मोमेंटम कितना है, एम बी यू बी। यानी इन दोनों को जब ऐड कर दो तो टोटल मोमेंटम आ गया बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी क्या है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि मोमेंटम तो उतना ही रहा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। तो मैं कह सकता हूं मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो इसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम क्या रहता है, सेम रहता है, मोमेंटम चेंज
नहीं होता, कोलिजन से पहले जितना था और बाद में भी उतना ही रहेगा, मोमेंटम कोई फर्क नहीं होता, या इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं।